नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्याकरण शिक्षण की विधियां। व्याकरण शिक्षण की अनेक विधियों का अध्ययन अपनों ने किया है, परंतु आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि। और मैंने आपको पद्य शिक्षण में भी इस विधि का अध्ययन करवाया था और अपनों ने देखा था, मैंने कहा भी था कि भाई व्याकरण शिक्षण के दौरान अपन इसको और अच्छे से विश्लेषित करेंगे, क्योंकि मूलतः ये किसकी विधि मानी जाती है? व्याकरण शिक्षण की विधि ही मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं व्याकरण शिक्षण को। और व्याकरण शिक्षण में अपन व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि को देखने जा रहे हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण समवाय विधि को। समवाय विधि जो व्याकरण शिक्षण की विधि मानी जाती है, व्याकरण शिक्षण की विधि। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों का अध्ययन करें। समवाय विधि कौन सी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए कि भाई ये विधि भाषा संसर्ग विधि का ही दूसरा रूप है। भाषा संसर्ग विधि का ही दूसरा रूप है। दूसरा रूप का मतलब ये भाषा संसर्ग विधि नहीं है, इसका कुछ विस्तृत क्षेत्र लेकर आती है, अर्थात भाषा संसर्ग विधि का ही दूसरा रूप कह सकते हैं या फिर परिवर्धित रूप कह सकते हैं। यानी थोड़ा सा इसका विश्लेषण किया गया है या इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, विस्तृत रूप दिया गया है। तो यह है भाषा संसर्ग विधि। और भाषा संसर्ग विधि अपन पढ़ चुके हैं, अपन देख चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले ये चीज बताई है ताकि आप आगे कहें कि भाई ये चीज तो भाषा संसर्ग विधि की भी विशेषता है, तो फिर इस विधि में कैसे आ सकती है? तो ये चीज तो यहां पर मैंने जब आपको बता ही दिया कि भाई भाषा संसर्ग विधि का ही दूसरा या परिवर्धित रूप है, तो जाहिर सी बात है कि इस विधि में उसी प्रकार से लगभग अध्ययन या अध्यापन करवाया जाएगा जिस प्रकार से भाषा संसर्ग विधि में करवाया जाता है। यहां पर यदि अपन बात करें समवाय की, तो समवाय का अर्थ क्या होता है? समवाय का अर्थ होता है साथ साथ चलना। साथ साथ चलना। तो अब साथ साथ कौन चलेंगे? हम भी तो चल रहे हैं फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। यहां पर है वो साथ साथ कौन चलेंगे? अनेक प्रकार के शिक्षण कार्य चलेंगे। अनेक प्रकार के शिक्षण कार्यों से मतलब है कि भाई आप गद्य पढ़ रहे हैं या पद्य पढ़ रहे हैं, साथ साथ कौन चलेगा? व्याकरण भी चलता रहेगा। तो इसलिए गद्य चले चाहे पद्य चले, उनके साथ साथ कौन चलेगा? व्याकरण चलेगी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको नाम कौन सा दिया जाता है? समवाय विधि इसको नाम दिया जाता है। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं? अपन यहां कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा या इस विधि में सभी विधाओं का साथ साथ शिक्षण करवाया जाता है। और सभी विधाओं का मतलब हुआ कि भी गद्य करवा सकते हैं अपन, पद्य करवा सकते हैं अपन, व्याकरण शिक्षण करवा सकते हैं। इस विधि द्वारा सभी विधाओं का शिक्षण करवा सकते हैं। या फिर अपन साथ साथ नहीं भी लिखे तो भी अपन यूं लिख सकते हैं कि इस विधि में सभी विधाओं का शिक्षण संभव है। यानी इस विधि द्वारा गद्य शिक्षण करवा सकते हैं, पद्य शिक्षण करवा सकते हैं और उनके साथ साथ व्याकरण चलता रहेगा। तो यहाँ पर अपनों ने चीज देखी कि भाई ये भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप साथ साथ परिवर्धित रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ साथ साथ चलना होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि सभी विधाएं साथ साथ इसमें चल सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं इस विधि की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यहां पर यदि अपन देखें, ये परिकल्पना दी किसने?
तो देखिए, ये जो समवाय विधि है इसको हर्बर्टीय विधि भी कहा जा सकता है, क्योंकि जहां भी संबंध और सह संबंध की बात आ जाए तो संबंध और सह संबंध की परिकल्पना ही किसके द्वारा दी गई थी? हर्बर्ट महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यहां पर आप नोट लगाकर लिखेंगे कि संबंध तथा सह संबंध की परिकल्पना हर्बर्ट महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई। तो संबंध और सह संबंध की परिकल्पना किसने दी थी? हर्बर्ट महोदय ने दी थी। तो यहां पर भी चलता क्या है? यहां पर भी संबंध और सह संबंध चलता है। तो संबंध और सह संबंध चलने के कारण इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि भाई ये विधि है वो हर्बर्टीय पद्धति या हर्बर्टीय विधि मानी जा सकती है। इसमें क्या होता है? इसमें संबंध किसका स्थापित होता है? पहली बात तो यदि अपन देखें तो भाई इस विधि में है वो अनेक विधाएं साथ साथ चलती है। दूसरी बात अपन ये भी कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान संबंध स्थापित किया जाता है। किसका संबंध? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि बालक को पढ़ा रहे हो तो पूरा का पूरा नवीन ज्ञान, बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़िए। पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे तो उसकी रुचि भी बढ़ेगी और साथ साथ वह जुड़ा भी रहेगा, और तभी संभव होगा कि आप गद्य तो पढ़ा ही रहे हो उसके साथ साथ व्याकरण का ज्ञान दे रहे हो। नहीं तो बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा, क्योंकि बच्चा सीधा का सीधा पाठ को खत्म करना चाहेगा। छोटे बच्चे हैं वो इतने ज्यादा पढ़ाई में रुचि भी नहीं लेते। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर है वो उसके पुराने ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को अपन ले लेंगे ना, तो फिर हाँ ये तो मुझे पता है, तो उसमें दो चीजें और वो ऐड कर लेगा। तो इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए भी अपन कह सकते हैं कि ये हर्बर्टीय पद्धति हो सकती है। क्यों? क्योंकि पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य भी संबंध होता है, साथ साथ विधाओं के मध्य भी संबंध होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हाँ यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये भाषा शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। तो जरा थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझेंगे, और ये विधि थोड़ी सी विस्तृत भी है, व्यापक भी है। तो अपन यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर जो अब अपन बात करते हैं कि प्रक्रिया क्या होगी, इस विधि द्वारा शिक्षण कैसे करवाया जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि भाई इस विधि द्वारा व्याकरण का स्वतंत्र शिक्षण नहीं करवाया जाता। क्योंकि अपनों ने सबसे पहले देख भी लिया कि भाई समवाय विधि है तो इसमें व्याकरण साथ साथ चलेगा, तो स्वतंत्र शिक्षण तो करवाया नहीं जाता। तो कैसे शिक्षण करवाया जाता है, इसमें भी अपन क्या करेंगे, जो व्याकरण में इस शिक्षण विधि के संबंध में जिन विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं उनका मानना है, उनका मानना यह है कि भाई इस विधि द्वारा यदि अपन शिक्षण करवाना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन किसी अच्छे, जो भाषा का अच्छा जानकार है उसकी पाठ्य पुस्तक लेंगे और उसकी पाठ्य पुस्तक से बालकों को गद्य या पद्य पढ़ाएंगे। और गद्य या पद्य जब अपन पढ़ा रहे हैं तो उसी दौरान कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण शब्द आ जाता है तो उससे संबंधित अपन व्याकरण की शिक्षा देंगे। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि ये चीज तो आप हमें बता चुके हो। जी हाँ, बता चुकी हूँ भाषा संसर्ग विधि में, इसीलिए मैंने सोचा था कि आप कंफ्यूज नहीं हो।
तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भी भाषा संसर्ग विधि का ही दूसरा रूप है, परंतु ये थोड़ी सी उत्कृष्ट विधि उससे मानी जाती है, उसमें सामान्य चीजें होती है। तो अपन यहाँ पर इस विधि में क्या कह सकते हैं कि भाई इस विधि द्वारा व्याकरण की स्वतंत्र शिक्षा नहीं दी जा सकती। पहली बात तो महत्वपूर्ण ये, स्वतंत्र शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं? अर्थात यहां नियमित व्याकरण शिक्षण के बजाय व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। दोनों चीजें क्लियर होगी। पहली बात तो स्वतंत्र शिक्षा ही व्याकरण की नहीं दी जाती। क्यों? स्वतंत्र शिक्षा का तो मतलब होता है कि शिक्षक कक्षा में गया और बोला भैया आज अपन वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण कहते किसे हैं? वर्णों के भेद कैसे होते हैं, इस प्रकार से वर्ण विचार ही टॉपिक चलेगा। भाई आज अपन समास पढ़ेंगे, तो समास कहते किसे हैं, समास के भेद कितने होंगे, लगातार समास की ही क्लास चलेगी और अन्य चीजें उसमें आएगी नहीं। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें शिक्षक पाठ पढ़ाना शुरू करेगा, चाहे वो गद्य का पढ़ाए चाहे वह पद्य का पढ़ाए। फिर बीच में कोई भी प्रसंग आ जाता है, यानी प्रसंगानुसार व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। तो अपन यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं कि भी यहाँ नियमित व्याकरण शिक्षण के बजाय प्रसंगानुसार क्या दी जाती है? व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। तो प्रसंग के अनुसार ही व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण करवाया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद भी अपन देखते हैं इसके अंतर्गत अपन क्या चीज देख सकते हैं। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं? जब प्रसंगानुसार करवाएंगे, पहली बात आधार, ये तो बेस था इसकी महत्वपूर्ण बात ये थी। दूसरी बात, तो जब प्रसंगानुसार करवाएंगे तो कौन से प्रसंग के अनुसार कैसे करवाएंगे? तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इस मत के समर्थक विद्वानों के अनुसार इस विधि का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं वो यूं कहते हैं कि वे क्या, कि जो भाषा से संबंधित प्रतिष्ठित साहित्यकार है उनकी रचनाएं पढ़ाई जाए और उनकी रचना के दौरान अपन व्याकरण शिक्षण करवाएं। तो इस मत के समर्थक विद्वानों के अनुसार क्या होगा कि अनुसार प्रतिष्ठित साहित्यकारों जो कौन से होंगे? व्याकरण ज्ञान रखने वाले, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाषा पर अधिकार रखने वाले। तो यहाँ पर अपनों ने ये लिखा है कि वे प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ाई जाती है। इस विधि के समर्थक विद्वान क्या कहते हैं कि भी इसमें प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं।
अब जो प्रतिष्ठित साहित्यकार का मतलब क्या हुआ कि भी जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान है, जो भाषा पर अधिकार रखते हैं तथा वो व्याकरण का ज्ञान बहुत अच्छा रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके साहित्य में जो शब्द मिलेंगे वो शुद्ध भी मिलेंगे और अच्छे अच्छे शब्द भी होंगे। तो उनके द्वारा शिक्षक आसानी से व्याकरण के टॉपिक पकड़कर और व्याकरण की शिक्षा बालक को दे सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई चाहे शिक्षक गद्य शिक्षण करवा रहा हो, चाहे पद्य शिक्षण करवा रहा हो, चाहे रचना शिक्षण करवा रहा हो, चाहे मौखिक लेखन करवा रहा हो, चाहे लिखित अध्ययन करवा रहा हो, कुछ भी पढ़ा रहा हो, उसके दौरान वह व्याकरण शिक्षण करवा सकता है। और यदि वह इन सब के साथ या उन सब के दौरान व्याकरण की शिक्षा देता है तो वहां पर कौन सी विधि मानी जाएगी? समवाय विधि ही मानी जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो यहां पर क्या होगा, अभी जो मैंने बात बताई उसी को ही अपन लिख लेंगे। अभी अपनों ने क्या देखा, इस विधि द्वारा ना, ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, यूं लिखेंगे कि शिक्षक मौखिक या लिखित ज्ञान कराते समय गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण करवाते समय अथवा रचना शिक्षण के दौरान शिक्षक व्याकरण के नियम का ज्ञान करवाता है तो वहां समवाय विधि मानी जाती है। ये लीजिए, अब यहां पर पूरी की पूरी रूपरेखा क्लियर हो जाती है। इस विधि में चाहे शिक्षक मौखिक या लिखित ज्ञान करवा रहा हो, चाहे वो गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण करवा रहा हो, चाहे वो रचना शिक्षण करवा रहा हो, कुछ भी करवा रहा हो, उसके दौरान यदि शिक्षक को हटा देते हैं, प्रसंगानुसार कर देते हैं, प्रसंगानुसार। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भी प्रसंग के अनुसार ही करवाएगा। स्पेशली शिक्षक बाहर से नहीं लेकर आएगा कि भाई यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता देता हूँ सॉरी। तो यहाँ पर मतलब कोई भी प्रसंग का मतलब कोई पॉइंट आ जाता है, कोई शब्द आ जाता है तो उसी को लेकर वो करवाएगा। तो प्रसंगानुसार व्याकरण के नियम का ज्ञान करवाता है तो वहां पर कौन सी विधि मानी जाती है? समवाय विधि मानी जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि इस विधि में और क्या क्या चीजें अपन करवा सकते हैं। तो ये हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये तो बात हो गई कि इसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी। प्रक्रिया कैसे चलेगी भाई? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार की पुस्तक या पाठ किसी का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, एक पुस्तक ले लीजिए जिसमें अच्छे अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हो, या फिर कोई एक पुस्तक में से एक पाठ ले लीजिए। उस पाठ का आप क्या करवाएंगे? कक्षा में अध्ययन करवाएंगे। ठीक है,
जैसे ही आप अध्यापन करवा रहे हैं उस समय क्या होगा, कोई भी शब्द या वाक्य जिसे अपन क्या कहेंगे, प्रसंग कहेंगे, ऐसा आ जाए जिसके बारे में आपको लगे कि भाई ये व्याकरण का अच्छा शब्द है, इसका निर्माण बहुत अच्छे से हुआ है, इसकी बनावट बहुत सुंदर है, तो बालकों को इसका ज्ञान करवाया जाना चाहिए। तो वहां पर यदि आप उस शब्द से संबंधित यानी उस प्रसंग से संबंधित प्रसंगानुसार नियम का ज्ञान करवा रहे हो तो वहां पर कौन सी विधि मानी जाएगी, समवाय विधि मानी जाएगी। ये तो इसकी प्रक्रिया हो गई, पहले पुस्तक या पाठ का चयन, फिर अध्यापन के दौरान कोई शब्द या वाक्य आना और उसके अनुसार नियम का ज्ञान करवा देना, व्याकरण का ज्ञान करवा देना ही कौन सी विधि मानी जाएगी, समवाय विधि मानी जाएगी। अब अपन देखते हैं कि भाई इस विधि से अपने को परेशानी क्या हो सकती है। क्या यह विधि अपन व्याकरण शिक्षण की उत्कृष्ट विधि मान लें या फिर ऐसे मान लें कि ये दोष मुक्त विधि है। जी नहीं, इस विधि को दोष मुक्त नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इस विधि का भी एक दोष है। क्या? मान लीजिए कि यदि कोई शिक्षक पद्य या गद्य का अध्ययन करवा रहा है, आप गद्य व पद्य का अध्ययन करवाएंगे तो उस समय यदि कोई व्याकरण से संबंधित प्रसंग आ जाता है, कोई शब्द व वाक्य का अध्ययन करवाने शिक्षक लग जाता है, तो जैसे ही वो उसका अध्ययन करवाने लगा उसी समय बच्चों का ध्यान व्याकरण पर चला जाएगा, उस विषय से, उस रसास्वादन से वो दूर हो जाएगा। अब पद में तो क्या होता है कि पद्य शिक्षण के दौरान तो विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा पद्य के अंदर डूबना चाहिए, क्योंकि रसास्वादन करवाया जाता है पद्य शिक्षण द्वारा। अब उसका ध्यान व्याकरण की तरफ चला गया तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो तारतम्यता उस शिक्षण में चल रही थी वो खत्म हो जाती है। तो पहला दोष तो यही माना जा सकता है कि भी इसके दौरान तारतम्यता समाप्त हो जाती है। तो अपन यूं कह सकते हैं, इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान तारतम्यता नहीं रहती। जैसे शिक्षक यदि कक्षा में पद्य शिक्षण करवा रहा है, पद्य शिक्षण करवाता है, तो वहां यदि वह बीच में व्याकरण का ज्ञान करवाता है तो बालकों का ध्यान व्याकरण पर चला जाता है। व्याकरण पर चला जाएगा तो इस शिक्षण की, कौन से शिक्षण की, पद्य शिक्षण की तारतम्यता नहीं रहेगी। वहां से बालक का मस्तिष्क या बालक का दिमाग हट जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं और अपन इसमें क्या चीज देख सकते हैं। अब बालक भी क्या करेगा, तो इस समय क्या होगा, इस समय ऐसा होगा कि भाई बालक का मस्तिष्क तो 2 भागों में बंट ही चुका, शिक्षक का मस्तिष्क भी 2 भागों में बंट जाता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि भी इस विधि में अपन कह सकते हैं, इस विधि में शिक्षण बाधित होने के कारण शिक्षक ने
पद्य शिक्षण करवा पाता, शिक्षण करवा पाता तथा न ही व्याकरण शिक्षण। पहली बात तो ये होगी, शिक्षक भी बाधित हो जाएगा। और दोबारा अगर अपन विद्यार्थियों की बात करें तो अध्ययन के दौरान विद्यार्थी भी संपूर्ण ज्ञान, या अपन यूं कहें कि संपूर्ण विषय ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। ये लीजिए, इस विधि में शिक्षण बाधित हो जाता है। इसके कारण क्या हो गया कि शिक्षक न पद्य शिक्षण करवा पाता तथा न ही व्याकरण शिक्षण करवा पाता। एक चीज तो ये होगी, और विद्यार्थी भी संपूर्ण जो अध्ययन है, या फिर अपन यूं कहें कि संपूर्ण विषय ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये चीज भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे देखते हैं कि अपन इस विधि में और कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई अपने को इस विधि में यूं कहा गया है कि भाई प्रसंगानुसार नियम का ज्ञान करवाना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई शब्द आ गया, कोई शब्द मान लीजिए कि यहाँ पर पाठशाला शब्द आ गया, पाठशाला आ गया, तो आपने शिक्षकों को बता दिया कि भाई पाठ एक सार्थक शब्द है, शाला भी एक सार्थक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे अपन सामासिक पद कह सकते हैं। अब यहाँ पर शिक्षक को इतना सा बताकर और बात अपनी खत्म करनी होगी। क्यों? क्योंकि वह पद्य या गद्य शिक्षण करवा रहा है। तो आप इसका तर्क के अनुसार, अन्य उदाहरणों के अनुसार उसकी अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बच्चों को नियम तो पता चलते हैं, परंतु आधे अधूरे नियम पता चलते हैं, संपूर्ण नियम का ज्ञान बच्चे को नहीं हो पाता। तो इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा विद्यार्थियों को व्याकरण का तार्किक नियमित एवं व्यवस्थित क्या कहा गया है कि इस विधि द्वारा विद्यार्थियों को व्याकरण का तार्किक, नियमित व व्यवस्थित अध्ययन नहीं करवाया जाता। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात अत्यंत महत्वपूर्ण जो इस विधि के दौरान कही जा सकती है वो ये है कि कहीं कहीं कुछ मान लीजिए कि भाई इस विधि को या इस विषय को, इस प्रसंग को शिक्षक डीपली लेकर भी चल जाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि शिक्षक उसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करवाना चाहता है, तो वो विषय को कहीं से कहीं लेकर चला जाता है और मूल विषय से भटक जाते हैं। तो मूल विषय वहां पर छूट जाता है, अन्य चीजें वहां पर पढ़ा दी जाती है। तो इसलिए इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान मूल पाठ से, मूल विषय से भटक जाने का भय भी रहता है। तो यहाँ पर अपन यूं भी लिख सकते हैं कि इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान मूल पाठ से भटक जाने का भय
रहता है। तो इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान मूल पाठ से भटक जाने का भय भी रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन मूल विषय से भी भटक सकते हैं, जो इसकी प्रमुख कमजोरी कही जा सकती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। तो यहाँ पर अपन और क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर अपनों ने जो बातें की वो अपनों ने इस विधि के बारे में बातें की कि भाई इस विधि द्वारा अध्ययन कैसे करवाया जाता है। अध्ययन कैसे करवाया जाता है? साथ साथ करवाया जाता है। साथ साथ करवाने से क्या होगा कि अच्छे से तो व्याकरण का अध्ययन नहीं करवाया जाता और विषय से भी अपन भटक सकते हैं। इस विधि द्वारा अध्ययन कैसे करवाया जाता है वो भी चीज अपनों ने देख ली, दोष भी अपनों ने देख लिया। अपनों ने देखा कि भी इस विधि में साथ साथ अध्ययन करवाया जाता है, तो इसलिए इस विधि को सहयोग विधि भी कहा जाता है। इस विधि को सहयोग विधि भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात होगी। अपनों ने देखा कि भी ये विधि किस प्रकार से चलती है, गद्य या पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, यानी साथ साथ चलती है। ये चीज भी अपनों ने देख ली। साथ साथ अपनों ने एक चीज और भी देखी कि इस विधि के दोष है। तो क्या इस विधि का कोई गुण नहीं है? क्या इस विधि को अपन अमनोवैज्ञानिक या अरुचिकर विधि मान ले? पहले मैं आपको एक कथन बताती हूँ किसी मनोवैज्ञानिक का, फिर अपन इस बात का निर्धारण करेंगे कि भाई अपन इस विधि को मनोवैज्ञानिक मान सकते हैं या अमनोवैज्ञानिक। एक विद्वान है जिनका नाम है लॉर्ड मैकाले। अब लॉर्ड मैकाले ने कहा है, क्या कहा है? वो कहते हैं कि भाई बालक उस भाषा को बहुत शीघ्र सीखता है जिसका वह व्याकरण नहीं जानता। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका वह व्याकरण नहीं जानता। अब यहां पर लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा है कि भी बालक उस भाषा को शीघ्रता से सीखेगा जिस भाषा का वह व्याकरण नहीं जानता। अर्थात वह बीच बीच में जब शिक्षण करवाया जा रहा है, शिक्षक अध्यापन करवा रहा है, तो उस दौरान वह बीच बीच में कुछ चीजें बता देगा, शिक्षक कुछ बता देगा और उन चीजों को बालक है वो ग्रहण करता जाएगा, तो वो जल्दी सीख जाएगा। यहाँ पर व्याकरण नहीं जानता का मतलब है कि यदि बालक को नियमित व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाए, ऐसे साथ साथ व्याकरण बता दिया जाए और उसे पता भी नहीं चले कि उसको व्याकरण पढ़ाया गया है और उसको क्या क्यों कैसे के साथ व्याकरण भी बता दिया जाए, तब बालक भाषा का ज्ञान बहुत अच्छे से और जल्दी प्राप्त करता है। ये बात लॉर्ड मैकाले ने कही है। अगर अपन इस आधार पर देखें तो इस विधि के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी इसे अपन व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कह सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूँ कि देखिए इस विधि के बारे में सारी जानकारी अपनों ने नहीं देखी है। ये विधि मैंने आपको कहा था कि ये विधि बड़ी व्यापक है, इसके प्रकार भी हैं, इसके सिद्धांत भी हैं, सारी चीजें अपन देखेंगे। परंतु आज की क्लास में इतना ही। आज आप इस चीज को समझिए, फिर अपन कल की क्लास में इसका डिस्कशन करते हुए और आगे इस विधि को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।